आज के क्लास में अपने एकदम अपना फ्रेश रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विथ इशू ऑफ शेयर्स। ओके, बाकी लोग भी एक बार प्लीज फटाफट से कंफर्म कर देना कि इट्स वर्किंग एंड वी कैन स्टार्ट। ओके, मेरे को कंफर्मेशन मिल चुका है अभी आशीष से, प्रेम से, श्रेय एंड वेदांत। बाकी लोग भी प्लीज फटाफट एक बार कंफर्म करना सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, तो एक बार आप लोगों को थोड़ा सा प्लानिंग बता देते हैं कि अपने जो अभी रिवीजन क्लास फास्ट ट्रैक करने वाले हैं इसमें अपने एग्जैक्टली अपना फ्लो क्या रहने वाला है, राइट। तो आज से अपना फ्रेश जो स्टार्ट हो रहा है, वी विल स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स। पहले कंपनी अकाउंट्स में अपने सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स, फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और सीबीएसई में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एकदम नाम भर का रह गया है, एकदम थोड़ा सा रह गया है रिड्यूस सिलेबस में, थोड़ा सा उसका बहुत ही छोटा सा डिस्कशन, आधा घंटा का डिस्कशन है बस वो। तो अपना फ्लो ये रहने वाला है। उसके बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस में अपने सबसे पहले रेशियो एनालिसिस को पिक करेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स, एंड देन लास्ट में विल मूव ऑन टू पार्टनरशिप वाला पार्ट। ओके, तो अब अपने क्या करने वाले, ये वाला जो मटेरियल है इशू ऑफ शेयर्स, ये एकदम फुल एंड फाइनल मटेरियल रहने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये वाला मटेरियल आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। आज के क्लास के एंड में आप लोग को बता देंगे कैसे एक्सेस करना, और आप लोग आराम से ये एक्सेस करके ये वाला मटेरियल से पढ़ सकते हो। और ये वाला मटेरियल एकदम अपने फॉलो करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रेलिवेंट रहने वाला है, राइट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज थ्योरी का मटेरियल के साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको इंक्लूड करके आपको देंगे। तो अभी जो ये वाला मटेरियल है इसमें अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपने करेंगे थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो ये थ्योरी एक्चुअली खाली थ्योरी नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। अगर आप लोग को ये सब क्लियर रहेगा, अभी का फर्स्ट क्लास का डिस्कशन अगर क्लियर रहेगा, तो आगे के आने वाले क्लासेस में आप लोग का जो न्यूमेरिकल्स में अपने जब आएंगे ना, तो थिंग्स विल बी इजी, आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ओके, तो बहुत ध्यान से सब कोई पूरे फोकस के साथ, राइट, आप ऐसे मान के अटेंड करिएगा। अब जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो ना, ऐसे मान के ही अटेंड करना कि बस अभी जो साथ साथ में आप लोग कर लोगे, बोर्ड तक आप लोग को और कुछ साथ में और कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। जो क्लास में कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, और एक दो क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे, थोड़ा बहुत जो होमवर्क देंगे खाली वो साथ साथ कर लेना। यू विल बी रेडी फॉर द बोर्ड्स। इससे आगे बोर्ड्स के लिए आप लोग को और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें इशू ऑफ शेयर्स लेके प्रभु का नाम। अच्छा, बाय द वे, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। ओके, चलिए वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अपने, चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ओके, तो पहले एक बैकग्राउंड ले लीजिए। क्या होता है, अभी तक आप अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देख चुके हैं। अपने क्लास 11 में किए थे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। क्लास 12 में आते ही अपने को दो फॉर्म ऑफ बिजनेस और दिखता है, वो है पार्टनरशिप और कंपनी, राइट। तो पार्टनरशिप में और कंपनी में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्या बात है, श्रेय बोल रहा है वाह वाह। ओके ग्रेट। तो क्या होता है, तो अपना एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है कंपनी। तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एग्जैक्टली जरूरत क्या है, क्यों हम लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करें फॉर्म, और फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम लोग अपना अकाउंटिंग भी क्यों करें, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस, कंपनी अलग से क्यों, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप में अच्छा खासा बिजनेस हो रहा था, पार्टनरशिप बना लेते ज्यादा ही था, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इसलिए मेनली किया जाता है क्यों, जब एक प्रोमोटर को, जब एक बिजनेसमैन को, सपोज मान लीजिए आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट, और मेरे को ना बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ से मेरा बिजनेस नहीं होने वाला है, तो मेरे को बहुत बड़े रूप में बिजनेस अगर करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। तो वो लॉट ऑफ कैपिटल मैं अकेला नहीं लगा सकता हूं, और मेरे को लगता है कि ये जो 2 4 5 पार्टनर मिलके भी नहीं लगा सकते हैं। आई वॉन्ट कि मैं पब्लिक से पैसा उठा पाऊं, पब्लिक के पास जाएं, पब्लिक को ये बताएं कि देखो, पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक को बोले कि देखो मेरा बिजनेस प्लान बहुत ही सॉलिड है,
अगर इस बिजनेस प्लान के हिसाब से हम लोग चले तो हम लोग जबरदस्त प्रॉफिट कमाने वाले हैं। इस प्रॉफिट का एक शेयर आपको भी देंगे। यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी, यू कैन बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी बाई बाइंग अवर शेयर्स। मतलब मान लो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो अगर इफ आई एम इनिशिएटिंग दैट मीन्स आई एम द प्रोमोटर, राइट। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द कंपनीज एक्ट, राइट। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोलेंगे, सुनो सुनो रजिस्ट्रार, मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करना है, मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, 500 करोड़ रुपया चाहिए। तो रजिस्ट्रार बोला 500 करोड़ कहां से लाओगे? तो आई टोल्ड पब्लिक से मांगेंगे, पब्लिक से लेके आएंगे, राइट। 500 करोड़ रुपया अगर मेरे को चाहिए पब्लिक से, तो मेरे को पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, पब्लिक को बोलना पड़ेगा कि सुनो पब्लिक, मेरा प्लान बहुत ही जबरदस्त है। ये जाने का तरीका होता है, हम लोग थ्रू प्रोस्पेक्टस जाते हैं। क्या होता है, व्हाट आई विल डू इज हम एक प्रोस्पेक्टस छपाएगा जिसमें आप अपना बिजनेस प्लान लिखेगा, पूरा बिजनेस प्लान लिख के पब्लिक को ये बताएगा कि देखो मेरा प्लान बहुत जबरदस्त है, आओ मेरे कंपनी में ज्वाइन करो, शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स सेल कर रहे हैं, शेयर्स बाई करो और इस कंपनी का ओनर बन जाओ, राइट। पब्लिक को अगर अच्छा लगेगा तो पब्लिक पैसा देगा एंड देन आई कैन स्टार्ट द बिजनेस, राइट। ये था एक ओवरव्यू। बट कंपनी ऐसे भी फॉर्म हो सकता है जब मेरे को कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना है तो भी, राइट। सर वो वाला केस कौन सा हुआ, सुनना। क्या होता है जब अपने बहुत बड़े कॉर्पोरेट के साथ, मान लो मेरे को ना टाटा के साथ बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड सप्लाई समथिंग टू टाटा, राइट। तो टाटा मेरे साथ बिजनेस करना नहीं चाहेगा जब तक कि हम एक कंपनी नहीं है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है ना, उसका रिकॉग्निशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का देख रेख, गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक जब नया कंपनी बनता है ना, तो गवर्नमेंट उसको एनी टाइम देख रहा होता है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक कौन है? एक सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल खुद है। हो सकता है ना कल वो भाग जाए, कल वो मिले ही नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, उसको खोजते रहो फिर। पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी पार्टनर्स चाहे तो बिजनेस कल बंद करके अचानक से भाग जाए और पता भी ना चले, इट इज पॉसिबल। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इट इज नॉट पॉसिबल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट का देख रेख, गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा रहता है। कंपनी एक एक स्टेप जो जो लेता है ना, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है। कंपनी को गवर्नमेंट को एक एक बात इंफॉर्म करना पड़ता है, राइट। तो कंपनी एक दिन ऐसी अचानक मन हुआ और उठ के भाग गया, ऐसा नहीं कर सकता है, राइट। इसीलिए जो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं, टाटा, रिलायंस, ये लोग जनरली चाहते हैं कि जो वो लोग जिसके साथ बिजनेस करे वो भी एक कंपनी हो। एक सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, राइट। ऐसे में अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, मान लो आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, छोटा सा ही कंपनी है, कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, देन ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू डू बिजनेस विद बिग कंपनीज, आई वॉन्ट टू सप्लाई, ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही सप्लाई करेंगे टाटा को, बट उस थोड़ा सा सप्लाई के लिए भी मेरे को कंपनी तो बनना पड़ेगा ना, so that I am able to do business with better reputed entities. What I will do is I will form a company. I can form a company, right? ये एक जस्ट बैकग्राउंड था कि सर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का क्या जरूरत है। अब कंपनी का एग्जैक्ट मतलब क्या है ना, प्रोफेसर हेने जो बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन दिया है कंपनी का। अगर ये आपको कंपनी का डेफिनेशन समझ में आ गया तो मतलब समझ लेना आपको फीचर्स भी समझ में आ गया, कंपनी का फीचर्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक्सेलेंट, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, राइट। ये सब थ्योरीज में भर भर के आता है, सीबीएसई के हिसाब से ही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। सीबीएसई में बहुत सारा थ्योरी का क्वेश्चंस आता है और ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, राइट। हो सकता है आपसे व्हाट इज कंपनी ना पूछे, बट ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है ना, अगर आपका ये सुना हुआ रहा तो आपको कोई सा भी थ्योरी आएगा तो आप इजीली लिख पाओगे, राइट। ये सब कनेक्टिंग है, जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं ना, फीचर्स और बाकी जितना भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ये सारा बैकग्राउंड से लिंक्ड रहेगा जो अभी अपने डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा फोकस करके सुनते जाना, राइट। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग आराम से टाइप कर सकते हो। चलो, क्या होता है एक कंपनी, क्या होता है, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में
कल को अगर कुछ दिक्कत होता है, मान लो एक बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और प्रोप्राइटर है, आपको पता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एकदम स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं सर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, राइट? तभी तो कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, तभी तो एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? तभी तो कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी, राइट? लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मान लो कुछ दिक्कत हो जाता है, कोई लीगल इश्यूज हो जाता है, राइट? या फिर दूसरा एंगल से जाते हैं, मान लो आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से पैसा लेना है, यू वांट टू, आपने क्या किया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को माल बेचा है, गुड्स बेचा है, तो आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से पैसा लेना है। कल को आप जब जाके देख रहे हो तो दुकान बंद है, कोई है ही नहीं दुकान में, कोई शॉप में है ही नहीं, एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, छोटा सा बिजनेस था, उसमें आप उधार में गुड्स सेल किए थे, अब आपको पैसा लेना है, आप कहां से लोगे? बिजनेस तो बंद पड़ा है, थोड़ा दिन बाद वापस से गए तो देखिए फिर से बंद पड़ा है, थोड़ा दिन बाद पता चला वहां पे कुछ और खुल गया, मतलब वो बिजनेस अब रहा ही नहीं। अब आपको किससे मिलना है? जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, आपको अब उससे मिलना है। अब वो प्रोप्राइटर कहां है, नहीं है, आप खोजते रहो, राइट? एक कंपनी ऐसे भाग नहीं सकता है। एक कंपनी, जैसे क्या होता है कि अगर कल को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर कुछ लीगली गलत होता है तो आप क्या करोगे? आप प्रोप्राइटर के ऊपर ही केस करोगे। आप अगर कोर्ट में जाओगे तो आप प्रोप्राइटर के अगेंस्ट में जाओगे। सपोज प्रोप्राइटर कुछ गलत काम कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ऊपर केस नहीं होगा, केस किसके ऊपर होगा? प्रोप्राइटर के ऊपर होगा। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर कुछ लीगली गलत करता है तो पार्टनर्स लोग के ऊपर केस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही प्रोप्राइटर अलग है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अलग है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप बिजनेस अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, लीगली अगर बात करें, कल को कोई फ्रॉड होता है, कल को कुछ भी क्राइम केस होता है, कल को कोई भी आपको केस करना है, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर नहीं केस करोगे, आप पार्टनर लोग के ऊपर केस करोगे। आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे केस नहीं करोगे, आप प्रोप्राइटर के ऊपर केस करोगे। लेकिन जब एक कंपनी फॉर्म होता है ना, वो अपने आप में एक पर्सन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वो अपने आप में एक पर्सन है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? अगर कल को कोई कंपनी फ्रॉड करता है तो आप केस किसके ऊपर करोगे? उसका मालिक कौन है? हजारों मालिक है। कल को से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर कुछ केस हो जाता है, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर कोई केस हो गया, कुछ लीगली वो गलत किया, राइट? उसके ऊपर कल को अगर कुछ केस होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओनर कौन है? नॉट ओनली मुकेश अंबानी, वो सारे शेयर होल्डर्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स होल्ड करते हैं, वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ओनर है, राइट? तो से आई एम होल्डिंग अ शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट? तो आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एग्जैक्टली बिजनेस का डिसीजन जो लिया जा रहा है, जो बिजनेस उसके अंदर हो रहा है, उसमें आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व, मेरे को आइडिया ही नहीं है। और कल को अगर कुछ कंपनी अगर कुछ गलत करता है तो मेरे को क्या उसके लिए भागीदार होना चाहिए? शुड आई सफर फॉर दैट? नो। ये बात लॉ भी मानता है। लॉ बोलता है कि नहीं, शेयर होल्डर्स को छोड़ दो, शेयर होल्डर से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब कंपनी से है। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, लीगली भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है ही। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने बोलते ही है कि सेपरेट एंटिटी, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, तभी कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है, वो तो है ही। लेकिन लीगली भी एक कंपनी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, लीगली भी। कल को अगर कुछ कंपनी का कुछ गलत होता है, कुछ केस होता है, तो आप कंपनी के ऊपर जाके केस कर सकते हो, या फिर समवन कैन स्यू द कंपनी एंड कंपनी कैन स्यू समवन, राइट? बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर जेल में भेजना है तो क्या कंपनी को उठा के जेल में भेजेंगे क्या? नहीं, यहां पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, हो सकता है वो लोग शेयर होल्डर नहीं है, दे मे नॉट बी होल्डिंग द शेयर्स, बट बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट में डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व कौन है? कंपनी का डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो अगर कल को कोई फ्रॉड होता है तो शेयर होल्डर्स को छोड़ो, हम कंपनी को पकड़ेंगे। कंपनी को पकड़ेंगे मतलब कंपनी को जो चला रहे हैं वो लोग को पकड़ेंगे, उन लोग को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी।
राइट। इसीलिए अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे क्रिएटेड बाय लॉ? एक फॉर्म वगैरह भर के कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर कंपनीज एक्ट 2013 उसको अप्रूव करता है, तब जाके कंपनी फॉर्म होता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। ये अभी अपने बात कर लिए, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब मान लो कल को कोई शेयर होल्डर मर गया, कल को मान लो एक शेयर होल्डर चलता रहा, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर अगर मर गया तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बंद। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनर लोग मर गए तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इतने सारे शेयर होल्डर्स है, अगर वो सारे के सारे भी मर जाए ना, तब भी कंपनी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग का जो शेयर होल्डिंग है वो लोग के लीगल एयर को ट्रांसफर हो जाएगा और कंपनी एज इट इज स्टैंडिंग रहेगा, रनिंग रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, मतलब कंपनी क्या करता है, अपना एक स्टैंप बनाता है। कंपनी का जितना भी कम्युनिकेशन रहता है ना, उस सारे कम्युनिकेशन में कंपनी का वो कॉमन सील लगाया जाता है, राइट। यहां तक का बात, मीनिंग ऑफ कंपनी एक बार फटाफट से कंफर्म करना सब कोई कि क्लियर है क्या? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलना। चिराग, हर्ष, प्रेम, आशीष, श्रेय, वेदांत। श्रेष्ठ, आर यू देयर? मैसेज करना एक बार श्रेष्ठ। अच्छा, जिसको जिसको क्लियर हो गया वो एक बार मैसेज कर दो। ओके, अब देखो जो आपने बात की है ना ऊपर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, अपने जो डेफिनेशन का बात की है ना, वही डेफिनेशन है यहां पर। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट company is a legal person distinct and separate from its members, right? It can purchase and sell properties in its own name, can open bank account in its own name, and can enter into contracts. A creditor of such a company can sue only the company for his debts and not any of its members, right? एक क्रेडिटर को अगर केस करना है कंपनी के ऊपर तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, शेयर होल्डर के ऊपर केस नहीं कर सकता है। सिमिलरली परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर रहे, मरे, रिटायर हो जाए, जो करना है करता रहे, डजंट मैटर, कंपनी चलता रहेगा, राइट। शेयर होल्डर्स में कम एंड गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर अनलेस वूंड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या हुआ सर? सुनना, राइट। क्या बोल रहा है? कंपनी चलता रहेगा हमेशा हमेशा। इसका मतलब आपका बोलने, आप सोचोगे कि सर क्या मतलब कभी भी कंपनी, एक बार जो कंपनी बन गया क्या वो कभी खत्म नहीं हो सकता है? खत्म हो सकता है, अगर कंपनी खुद जा करके आरओसी में अप्लाई करे और बोले कि सुनो आरओसी, हम इतना दिन बिजनेस किए, अब मेरे को आगे बिजनेस नहीं करना है, मेरा बहुत लॉस हो रहा है, या फिर किसी भी रीजन से मेरे को अब नहीं करना है, वाइंड अप कर दो। वाइंड अप का मतलब कंपनी को बंद करने का प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप, राइट। वाइंडिंग अप भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी एक दिन उठ के मन हुआ और बोला कि नहीं हमको आज बंद होना है, आज से हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि कंपनी बहुत लोगों से हो सकता है लोन लेके रखा है, हो सकता है कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स है, तो पहले उन लोग को पेमेंट तो करना पड़ेगा। कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स लोग हैं, वो असेट्स वगैरह सब उन लोग में डिवाइड होना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी बंद हो सकता है। कंपनी को बंद करना भी एक बड़ा प्रोसेस है। अच्छा, ये तो एक केस हुआ जहां पे कंपनी खुद बंद होना चाहता है। ऐसा केस हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग कुछ ऐसा लीगल केस वगैरह कर दिया, लीगल इश्यूज वगैरह हो गया, जिसके वजह से कोर्ट ऑर्डर कर दे इस कंपनी को बंद किया जाए, इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इस केसेस में, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में कंपनी बंद होता है, नहीं तो कंपनी हमेशा हमेशा चलता रहेगा, राइट। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है कि अगर मान लो बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, राइट, लेकिन उसके बाद भी अगर क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है तो प्रोप्राइटर को खुद का पैसा देना पड़ेगा, खुद के प्राइवेट प्रॉपर्टीज से देना पड़ेगा। उसके अगर पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो सेविंग्स अकाउंट से निकाल के पैसा देना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में भी
जब पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है, मान लो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर फर्म में बहुत ज्यादा लॉसेस भी है, लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा है, तब भी पार्टनर्स को अपना प्राइवेट एसेट से पेमेंट करना पड़ेगा, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज से पे करना पड़ेगा, अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, लीगली वो लोग को देना पड़ेगा। बट मान लो कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद होता है और उसमें बहुत सारा लायबिलिटी पड़ा रह जाता है जो कि कंपनी पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या शेयर होल्डर से रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड। शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। मान लो आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ओके, एंड already paid ₹80 each, right? Final call of ₹20 is still pending। इसका मतलब क्या है समझना, मेरे पास एक कंपनी का 1000 शेयर है, ₹100 ईच, ठीक है, इसका मतलब 10,000, 1 लाख रुपीस का टोटल मेरे पास कैपिटल होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या करता है ना, कैपिटल का पूरा पैसा शेयर होल्डर से एक बार में, कोई जरूरी नहीं है मांगे, मांग भी सकता है, पूरा का पूरा एक बार में भी मांग सकता है, राइट? आप लोग को स्टोरी समझ में आना चाहिए। सर यहां पे कंपनी है और यहां पे शेयर होल्डर है, राइट? तो कंपनी क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। शेयर्स इशू का मतलब बोले ना, प्रोस्पेक्टस छापेगा, पब्लिक को बोलेगा प्लीज प्लीज पैसा दो ना, तो पब्लिक में एक जन 1000 शेयर खरीदना चाहता है ऑफ ₹100 ईच, राइट? 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन ये पेमेंट कितना किया है अभी तक, क्योंकि कंपनी मांगा ही उतना है, राइट? कंपनी चाहे तो धीरे धीरे पैसा मांग सकता है। ये ₹100 पर शेयर है ना, हो सकता है कि ₹100 पर शेयर पूरा एक बार में ना मांगे, थोड़ा 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 करके मांगे। तो उसमें ₹80 मांग चुका है कंपनी, अभी भी ₹20 पर शेयर बाकी है, राइट? ₹80 पर शेयर पेड। इसका लायबिलिटी जो है ना, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू ₹20 per share only, that is 1000 into 20 is equal to 20,000 का ही लायबिलिटी है। कल को अगर कंपनी बंद हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, या फिर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या कंपनी मेरे से आगे पैसा ले सकता है? हाँ ले सकता है, सिर्फ जो पोर्शन ऑफ कैपिटल अभी तक पेमेंट नहीं किया सिर्फ उतना ही। इसीलिए बोलते हैं लायबिलिटी ही तो है बट लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी, इसीलिए बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। देखो क्या बोल रहा है, the liability of the shareholders of a company is limited to the unpaid value of his shares. For example, if the face value of a share is 10 and a shareholder has already paid 8, he can be called upon to pay not more than ₹2 per share. कॉमन सील आप लोगों को बोल दिया, कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील। कॉमन सील कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली एक कंपनी जब फॉर्म होता है तो वो अपना एक कॉमन सील बनाता ही है। इफ इट हैज अ कॉमन सील, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, उसमें वो कॉमन सील को जरूर लगाया जाता है, राइट? आप लोग सब कोई अभी कंफर्म नहीं कर रहे हो, खाली कुछ लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओके। एक और फीचर है कंपनी का, क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स है, अगर मेरे को मन है कि हम किसी और को बेच देंगे शेयर, तो क्या बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं, ऑब्वियसली। इट इज फ्रीली ट्रेडेड, इट इज फ्रीली ट्रेडेड इन द मार्केट। जब जैसे मन चाहे, जो भाव चल रहा होगा, जो भी रेट चल रहा होगा, उसमें बेच देंगे। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर मान लो 2100 के आसपास चल रहा है, राइट? मेरे पास शेयर्स पड़ा हुआ है, मेरा खरीदा हुआ 1500 में, तो मेरे को मन है कि यार अभी बेच के निकल जाते हैं, बेच सकते हैं, राइट?
शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल किसी और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या ऐसा हो सकता है? सोच के देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर है मान लो ए बी सी, कल सी का मन हुआ कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना वो किसी डी को बेच देता और निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा, ए और बी को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कर सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकता है, राइट। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोग रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है, बोलता है कि नहीं, आपको अगर रिटायर करना है तो एक अलग पार्टनरशिप डीड बनेगा, रिटायरमेंट आपका होगा, फिर किसी दूसरा को एडमिट करना है कि नहीं करना है वो हम लोग बैठ के डिसीजन लेंगे, हम लोग सब कोई कंसेंट देंगे तब कोई पार्टनर डी को वापस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तुमको रिटायर करना तुम कर लो, राइट। तो इसका मतलब शेयर इज नॉट इजीली ट्रांसफरेबल इन पार्टनरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो कोई शेयर है ही नहीं, एक ही प्रोप्राइटर है, अकेला ओनर है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक कंपनी का कैपिटल को छोटा 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 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक यूनिट को बोलते हैं शेयर, और वो शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स में कैपिटल को, 500 करोड़ का कैपिटल को बहुत छोटा छोटा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया और एक एक यूनिट को बोल दिया शेयर, और वो शेयर्स आर इजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस आपको जानने का जरूरत नहीं है, बट आगे अपने जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस पढ़ेंगे ना तब अपने देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। ये भी अपने डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिफिशियल, बोले ना आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। आई एम द शेयर होल्डर, आई एम द ओनर, बट आई एम नॉट द मैनेजमेंट। हु इज द मैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट, राइट। ये सब थ्योरी में 2-2 मार्क्स का आता है, भर भर के आता है। Shareholders are true owners of the company, but usually the number of shareholders is quite large. As such, it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management of the company. Therefore, the company is managed by board of directors elected by the shareholders. शेयरहोल्डर लोग चूज करता है कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, फिर वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाता है एंड दे मैनेज द कंपनी, राइट। तो अब देखो, अपने अभी तक डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी पढ़ लिए। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ द कंपनी पता है तो फीचर्स आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिलीव मी। देख लो, यहां पे आ जाओ, खाली ये वाला डेफिनेशन देख लो। अगर अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, राइट। इससे सारा का सारा आपका वो निकल के आ जा रहा है फीचर्स। जब व्हेन आई से आर्टिफिशियल कंपनी, उसी समय आपको सेपरेट एंटिटी वाला बात भी बोल देना है, राइट। यहीं पे सेपरेट एंटिटी इसी पॉइंट से निकल के आता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो फर्स्ट पॉइंट अपने पढ़े ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ध्यान देना, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में जब अपने पढ़े थे ना, ये वाला अकाउंटिंग का एकदम बेसिक जब पढ़े थे, उस समय वर्ड यूज होता था सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी, बस दैट्स इट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बस। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोलते थे कभी भी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब लीगली भी मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, ये सिर्फ कंपनी में होता है, राइट। तो आप लोग को अंदर का जो कहानी है ना वो लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक रीडिंग देना है। और जब आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो ना तो बस डेफिनेशन के साथ में फीचर्स लर्न हो गया। ये हो गया 2 मेन फीचर, राइट। सेपरेट एंटिटी यहां पर हो गया, परपेचुअल सक्सेशन अपने आप में एक पॉइंट है, और कॉमन सील 4th पॉइंट है, राइट। अब देखो बचा कौन सा, सेपरेट एंटिटी हो गया, परपेचुअल सक्सेशन अपने ऊपर पढ़ लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी एक फीचर है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये, आप जब यहां पे ये वाला पढ़ो ना कि आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग, इसका मतलब आपको यहीं पे ये समझना चाहिए, अच्छा इसका मतलब अगर कल को कुछ लीगल इश्यूज हो गया तो शेयर होल्डर क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? नहीं होगा। उसका लाइबिलिटी नहीं होगा, उसका लाइबिलिटी नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आ गया। कॉमन सील अपने पढ़ चुके हैं। और लास्ट बात है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
राइट, इसको नंबर 5 एंड नंबर 6 दे देते हैं। ओके, तो अब कंपनी कैसा कैसा टाइप का कंपनी होता है, कैसा कैसा टाइप का कंपनी होता है। अभी सबसे लेटेस्ट, जानबूझ के इसको सबसे ऊपर रखे हैं बिकॉज थ्योरी में एक बार ऑलरेडी, एक बार नहीं ऑलरेडी 2 बार आ चुका है 1% कंपनी, शॉर्ट नोट ऑन 1% कंपनी, राइट। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप का कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि एक कंपनी जब फॉर्म होगा तो क्या तो वो 1% कंपनी होगा, क्या तो वो प्राइवेट कंपनी होगा, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा। सर कंपनी का मतलब तो समझ लिए, अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है ये बताइए। देखो, जैसे जब आपको बोले ना कि कोई कंपनी क्यों बनाना चाहेगा, तो उसमें हम सेकंड वाला रीजन आपको जो दिए थे वो ये था कि जब मेरे को बिजनेस किसी अच्छे रेप्यूटेड एंटिटी के साथ करना है, राइट, तो उस केस में भले ही मेरे को बिजनेस बहुत बड़ा नहीं करना है, बट मेरे को कंपनी फॉर्म करना है, सो दैट हम किसी अच्छे रेप्यूटेड एंटिटी के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, राइट, ये लोग का टेंडर वगैरह जब भरते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट होता है कि कंपनी होना चाहिए, हम बिजनेस कर पाए, मेरे को कोई लिमिटेशन नहीं हो, कहीं पे हम रुकावट ना आए, हमको कंपनी फॉर्म करना है। इसीलिए एक अकेला आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो कर ही सकता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बहुत सारा लिमिटेशंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चाहे तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े रेप्यूटेड एंटिटीज के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अकेला इंसान भी चाहे तो कंपनी फॉर्म कर सकता है, राइट। एक अकेला इंसान अगर चाहे, उसको बोलते हैं 1% कंपनी, 1% कंपनी, राइट। वो जब कंपनी फॉर्म करेगा तो कंपनीज एक्ट उसको अलाउ करता है। सर वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही कर लेता ना, क्यों कंपनी फॉर्म करेगा। वो जब कंपनी फॉर्म करेगा ना, तो उसको बहुत सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, उसको आरओसी के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म वगैरह फिल करके देना पड़ेगा, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। कोई भी नया डायरेक्टर को रखेगा अपना कंपनी में, डायरेक्टर मतलब मैनेजर को, ओनर नहीं है। ओनर कौन है, मालिक एक ही है। 1% कंपनी मतलब मालिक एक ही है, शेयर होल्डर एक ही है, राइट। वो अकेला कंपनी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो मैनेजर लोग को रखना चाहता है, तो वो मैनेजर लोग का नाम वगैरह रजिस्टर कर देगा आरओसी के साथ में, तो कल को उठ के कोई भाग नहीं सकेगा। वो कंपनी के ऊपर निगरानी रहेगा, कंपनीज एक्ट का, गवर्नमेंट का निगरानी रहेगा, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाएगा, राइट। इसीलिए कोई एक 1% कंपनी बनाना चाहेगा, बट कंपनीज एक्ट क्या करता है ना, 1% कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, 1% कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है, क्योंकि एक 1% कंपनी जितना मन चाहे डायरेक्टर्स को नहीं लेके आ सकता है, जितना मन चाहे कैपिटल नहीं लगा सकता है, राइट। अगर उसको बड़ा कैपिटल लगाना था तो उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा लेके आना चाहिए था, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना चाहिए था, राइट। अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज मेंबर, मेंबर जब बोल रहे हैं मतलब शेयर होल्डर, ओके। पेड अप शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 50 लाख, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब वो बिजनेस बहुत छोटा सा लेवल पे बिजनेस कर सकता है, उसका टर्नओवर का एवरेज भी ना 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट। टर्नओवर भी सिर्फ 2 करोड़ तक ही हो सकता है, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज टर्नओवर कैनॉट बी मोर देन 2 करोड़। 1% कैनॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, राइट। चैरिटी के लिए 1% कंपनी नहीं बन सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब सर क्या चैरिटी के लिए भी कोई कंपनी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। उसको बोलते हैं सेक्शन 25 कंपनी, राइट। कंपनीज एक्ट, अगर आप लोग हायर स्टडीज में जाके आप लोग कभी लॉ पढ़ोगे, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो आप लोग पढ़ोगे ना, वो एक बहुत ही प्राइमरी लॉ होगा। आप चाहे सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी करिएगा, आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा ही। कंपनीज एक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि आप जैसे ही क्लास 12 के बाद कोई भी हायर स्टडीज करने जाओगे तो आपको कंपनीज एक्ट पक्का पढ़ना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे एक सेक्शन 25 जो बात करता है चैरिटेबल कंपनीज कैसे फॉर्म हो सकता है उसके बारे में। वो अपने सिलेबस के परव्यू से बाहर है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता दिए, राइट। तो एक 1% कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकता है, ओके। और आगे क्या बोल रहा है, 1% कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है, जब भी कंपनी, एक नया कंपनी फॉर्म होता है, एक कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट। आप लोग पढ़ोगे स्केड्यूल 3, जिसमें बताता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है।
और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बताता है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और साथ साथ में एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। जो थोड़ी सी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। उसमें क्राइटेरिया है, वो अपने को जानने का जरूरत नहीं है, राइट। किसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है उसका एक क्राइटेरिया है, बट 1% कंपनी को ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, प्रोविजन रिलेटेड टू, ये वाला आगे का लाइन आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। ओके, तो एक 1% कंपनी कब बनाया जा सकता है, चलो वापस रिवाइज करो। जब उसका पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, एवरेज एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 2 करोड़। बस इतना बात याद रखना, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 50 लाख, और एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 इयर्स कैन नॉट एक्सीड 2 करोड़। बस इतना ही बात याद रखना 1% कंपनी के केस में। सर प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी, मान लो कि मेरे को बिजनेस करना है जिसमें प्राइवेट लेवल पे करना है, हमको मेरे फ्रेंड को मिलकर करना है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप बिजनेस को अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। मतलब मेरे को पब्लिक का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को अपना ही पैसा लगा के बिजनेस करना है। बट अगेन वो सेकंड वाला रीजन बोले ना कि कंपनी क्यों फॉर्म करने का जरूरत है, पार्टनरशिप कर लेता, वो इसलिए फॉर्म करने का जरूरत है ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बन जाए, ताकि मेरे साथ रेप्यूटेड एंटिटीज बिजनेस करे, ताकि मेरे साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट खुद मेरे साथ बिजनेस करे, राइट। इसलिए मेरे को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आना है तो आई वांट टू फॉर्म अ कंपनी। तो आई डोंट वांट टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, मेरे को पब्लिक से पैसा नहीं चाहिए, बट मेरे को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस करना है। इसीलिए व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉर्म अ कंपनी, एंड दैट कंपनी विल नॉट बी अ 1% कंपनी जिसमें शेयर होल्डर रहेंगे 4 5 3 4 10 20 रह सकते हैं, राइट। तो इतने सारे मेंबर अगर रहेंगे तो उसको बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है देखो, अ कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी जब फॉर्म हो रहा होता है ना, तो आपको बोले ना बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटी करना पड़ता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के पास जाना पड़ता है। तो क्या होता है, उसको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका पावर्स वगैरह लिखा हुआ रहता है कि एक कंपनी क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये बहुत सारी बातें लिखी रहती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी खुद बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब इफ आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो मेरे पास जो शेयर है वो मेरे को जैसे मन चाहे इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कुछ कंडीशंस लगा हुआ है, वो सब फुलफिल करेंगे तभी हम अपना शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, राइट। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, राइट। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स कैन बी मैक्सिमम 200, बस दैट्स इट। आपको ये नंबर्स खाली पता होना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है ये सब, ठीक है। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकता है, मांग ही नहीं सकता है, राइट। तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दैट इज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज का नाम सुने होंगे जिन लोग के एंड में लिखा हुआ रहता है प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ऑल, तो नाम से एक कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ना नाम से पता चल जाएगा कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि नाम के आगे लिखा हुआ रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे खाली लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, बस। देखो नाम से आपको सब कुछ पता चल जा रहा है, एक तो ये प्राइवेट कंपनी है और दूसरा लायबिलिटी इज लिमिटेड ऑफ द शेयर होल्डर, राइट। चलो एक और बात आपको बताएंगे, पहले यहां पर ये वाला पॉइंट कंप्लीट करें। पब्लिक कंपनी क्या होता है, जो अपने इतना देर से बात कर रहे हैं ना कि पब्लिक से पैसा मांगना है, बड़ा कंपनी बनाना है, दैट इज व्हाट इज पब्लिक कंपनी। और अपने जब इसका अकाउंटिंग करेंगे ना, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में जब अकाउंटिंग करेंगे तो अपने इस माइंडसेट से करेंगे कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी ही है, क्योंकि आपको जितना भी न्यूमेरिकल्स पूछ रहा होगा, जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना, वो यही बोल रहा होगा कि ऑफर्ड टू पब्लिक, ऑफर्ड टू पब्लिक, ऑफर्ड टू पब्लिक कौन कर सकता है, खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस कम होता है बट उसका कंप्लायंस बहुत ज्यादा होता है। उसको चप्पा चप्पा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक एक बात बताना पड़ता है,
क्यों सर? इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ना गवर्नमेंट का निगरानी बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों सर? ये लोग में भेदभाव क्यों? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में गवर्नमेंट इतना ज्यादा देखभाल क्यों कर रहा है? वो इसलिए बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना गांव जनता का पैसा ले रहा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगा रहा है। 1% कंपनी में तो वो इंडिविजुअल अपना खुद का पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है, क्या चोरी करेगा? लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे कि आईटीसी लिमिटेड, जैसे कि इंफोसिस लिमिटेड और इस तरह की हजारों कंपनियां, वो लोग पब्लिक से पैसा लेती है। तो गवर्नमेंट वो लोग के ऊपर एक्स्ट्रा केयर देता है, एक्स्ट्रा ध्यान देता है कि कहीं ये लोग पब्लिक का पैसा लेके कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, राइट? तो ये लोग पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा निगरानी रहता है और अपने जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही सीखने वाले हैं, क्योंकि ये लोग के अकाउंटिंग में क्या दम है? ये लोग तो बच्चा वाला अकाउंटिंग है। ये लोग का अकाउंटिंग तो अपने ऑलरेडी जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह का देखे है ना, वही सब है और कुछ है नहीं, राइट? बहुत सिंपल होता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकाउंटिंग में शेयर्स इशू करने का जो तरीका रहता है, उसमें कंपनीज एक्ट एक एक चीज को डिफाइन किया है कि कैसे करना पड़ेगा, बस वैसे ही करना पड़ेगा और कोई तरह से नहीं कर सकता है, राइट? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, देखो अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन देखोगे ना, कंपनीज एक्ट 2013 में ना सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, मतलब लॉ में लिखा हुआ है, लॉ का लैंग्वेज है। उसमें क्या लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी के लिए पता है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बस फुल स्टॉप। ये डेफिनेशन है, तभी लिखे हैं, आप हंसोगे देख के, लेकिन हम क्या करें, यही डेफिनेशन है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बस यही डेफिनेशन है। क्या किया जाए? लेकिन अपने को यहां नहीं रुकना है, थोड़ा सा आगे और जानना है। हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है, ये आपको बात पता होना चाहिए कि कम से कम 7 शेयर होल्डर होना चाहिए। ये बात सर यहां नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिख लो मिनिमम 2 शेयर होल्डर, बस 2 शेयर होल्डर होने से भी हो जाएगा और ज्यादा होने का जरूरत नहीं है। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, राइट? यहां पे क्या है, मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करोड़ों शेयर होल्डर हो सकता है, करोड़ों शेयर होल्डर हो सकता है, राइट? कंट्री में, अपने कंट्री में जितने भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, हो सकता है कि उन सब के पास कम से कम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर है। सो व्हाट, राइट? देयर इज नो अपर लिमिट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? मिनिमम एटलीस्ट 7 शेयर होल्डर। जब जब मेंबर बोलते हैं ना, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, मतलब ओनर्स, राइट? तो मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, है ना? मतलब डायरेक्टर भी कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। सर यहां पर 2 डायरेक्टर होने से भी चलेगा, राइट? बट यहां मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी के आगे सिर्फ लिमिटेड लगता है, पब्लिक लिमिटेड लगाने का जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड में सर प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है और पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में सिर्फ पब्लिक, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, बस दैट्स इट, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहता है। देखो इसका डिफरेंस भी आप लोग के लिए फटाफट से दे दिए हैं। ये सब जो डेफिनेशंस है और जो थ्योरीज है, ये सब मैक्सिमम ना टीएस ग्रेवाल, डी के गोयल को कंपेयर करके लिया गया है। ओके, तो आप देखो ये नंबर ऑफ मेंबर्स अपने बात कर चुके हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 होना चाहिए, यहां मिनिमम 7 होना चाहिए, यहां मैक्सिमम 200, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक के साथ इन्विटेशन नहीं कर सकता है, राइट? नो, यस, इन्विटेशन टू द पब्लिक अलाउड, नॉट अलाउड लिख सकते हो, राइट? आप अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े। अलाउड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड, सॉरी, नॉट अलाउड, अलाउड। ट्रांसफर ऑफ शेयर नॉट अलाउड, रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे लिख लो, रेस्ट्रिक्शन है। मतलब रेयर केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी शेयर ट्रांसफर करना पॉसिबल है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ रहता है। इधर नो रेस्ट्रिक्शन। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी। यहां पे
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, राइट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जनरली हर एक पब्लिक कंपनी का बनता है, बट वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ शेड्यूल 1 गिवन इन कंपनीज एक्ट विल अप्लाई। ये आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए, और यहां पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है और यहां पे सिर्फ लिमिटेड यूज होता है, राइट। प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड। ओके, चलो, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का ना प्रोसेस अपने आधा ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा और ऐड ऑन करना बाकी है, ये भी कर रहे हैं कवर। अभी यहां तक प्लीज सब कोई कंफर्म करो फटाफट से कि सर यहां तक का बात क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पूछो, मन में कोई अंडरस्टैंड क्वेश्चन भी आ रहा है ना, कोई सिली सा क्वेश्चन भी आ रहा है ना, एकदम बिंदास टाइप करके सब कोई प्लीज फटाफट से पूछो। यहां तक का कोई भी डाउट किसी को तो फटाफट पूछो। ओके, तो यहां तक सब क्लियर है। बाकी लोग भी रिप्लाई करना, अभी तक सिर्फ 1-2 जन रिप्लाई किए हैं, बाकी लोग भी प्लीज फटाफट से रिप्लाई कर दो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। जब प्राइवेट कंपनी शेयर्स रेज नहीं कर सकते हैं तो नहीं, प्राइवेट कंपनी शेयर्स मतलब पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते हैं, वो लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते हैं, पब्लिक को नहीं बोल सकते हैं लो मेरा शेयर लो मेरे को पैसा दो, नहीं बोल सकते हैं, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकते हैं। ओके, एक कंपनी जब फॉर्म होता है तो प्रोमोशन का मतलब आप लोग को बताया ना, प्रोमोटर, प्रोमोटर अप्लाइज फॉर द फॉर्मेशन। प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेता है, जो चाहता है कि हम एक कंपनी स्टार्ट करें, राइट। कोई तो स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है 2 जन मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, 3 जन मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है एक अकेला कोई स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो जो जब कंपनी स्टार्ट हो रहा होता है, तो जब स्टार्ट जो कर रहे होते हैं उन लोग को बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर लोग क्या करता है? अप्लाई करता है कंपनी फॉर्मेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, राइट। कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पर पहला स्टेप है, प्रोमोटर का काम होता है, प्रोमोटर प्रोमोट करता है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, वो जब फॉर्म भर के अप्लाई किया तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 एक गवर्नमेंट बॉडी बना के रखा है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसका एप्लीकेशन वगैरह प्रॉपरली चेक करता है, कंडीशन सारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारा चेकिंग वगैरह करता है, और उसके बाद बोलता है कि हाँ ठीक है कंपनी फॉर्म किया जा सकता है। उसको बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। कंपनी जब रजिस्टर हो जाता है उसके बाद कंपनी में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा? पहले तो कैपिटल आना चाहिए, प्रोमोटर खुद अपना पैसा लगाएगा, उसको भी कैपिटल बोलेगा, वो खुद को शेयर्स इशू करेगा, और बाकी पब्लिक से भी हो सकता है पैसा उसी टाइम पर मांगे, तो पब्लिक से भी पैसा मांगेगा। तो जो कैपिटल आता है दैट इज द थर्ड स्टेज, राइट। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रोमोटर खुद का भी जब कैपिटल सब्सक्राइब करता है और खुद को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करता है, और पब्लिक को भी बोलता है कि लो आई एम ऑफरिंग यू शेयर्स, पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर्स एंड कंपनी अलॉट कर देता है वो लोग को शेयर्स। तो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ स्टेज में फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। कैन अ प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सर प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन सकता है, या फिर एक पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी बन सकता है? बन सकता है। देयर इज अ लॉ कि एक प्रोसेस है
वो प्रोसेस को फॉलो करके बन सकता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकता है। इनफैक्ट अगर आपको फॉर अ फैक्ट अगर बताएं तो अभी आप जितना भी लिस्टेड कंपनीज देख रहे हो ना मार्केट में, पब्लिक कंपनीज, अभी जितने भी मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज है वो उसमें से बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट लिमिटेड ही थे और फिर बाद में जाके कन्वर्ट हो गए इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या हुआ, मान लो आज हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किए क्योंकि मेरे को लोगों से पैसा नहीं चाहिए, फिर मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि अब कंपनी को अगर बड़ा करना है ना तो एक कैपिटल का जरूरत है। अब मेरे को लग रहा है कि 500 करोड़ का जरूरत है, तो अब वो 500 करोड़, अब मेरा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, नाउ आई कैन गो टू द कंपनीज एक्ट 2013 का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाके बोलेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मेरे को एक फॉर्म दे देगा, फॉर्म भरेंगे और बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है, राइट। प्रैक्टिकली ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। ये सब भी आप अगर आप कल को जाकर के कोई भी हायर स्टडीज पढ़ते हो ना तो उसमें ये कन्वर्शन वगैरह पढ़ोगे, इसका अकाउंटिंग भी पढ़ोगे कि मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या अकाउंटिंग होगा, राइट, क्या लॉ होगा, लॉ का क्या प्रोसेस है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, बहुत सारा कंडीशंस वगैरह फुलफिल करना पड़ता है। वो सारा क्राइटेरिया जब फुलफिल हो रहा होता है तब कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर अप्लाई कर सकता है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकता है। और हो सकता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलेगा कि नहीं मेरे को अब प्राइवेट लिमिटेड बनना है, तो वो भी बन सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। ठीक है, क्या होता है, आप लोगों को जैसे पहले ही बोले कि एक कंपनी का कैपिटल को छोटा 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 यूनिट्स में चेंज कर दिया जाता है, राइट। वो हर एक छोटा छोटा यूनिट जो रहता है ना उसको बोलते हैं शेयर, राइट। से फॉर एग्जांपल कंपनी को चाहिए 500 करोड़, राइट। अब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहता है, कंपनी चाहता है कि वो छोटा से छोटा इंसान भी जिस जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता है ना वो भी कंपनी में कुछ पैसा दे पाए, समझ रहे हो। मतलब मेरे को 500 करोड़ चाहिए बट 500 करोड़ देगा कौन, पूरा जन जनता मिल जाएगा, कोई 1000 रुपया, कोई 10,000, कोई लाख रुपया, कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 8,000, कोई 4,000, कोई 5,000, 10,000 करके बहुत सारे लोग जब पैसा देंगे मेरे को तब जाके वो 500 करोड़ फॉर्म होगा। तो कंपनी क्या चाहता है कि ये 500 करोड़ जो कंपनी के पास आए वो हर एक इंसान से आ सके, इसलिए कंपनी क्या करता है कि अपने टोटल कैपिटल को ना एकदम छोटा छोटा यूनिट में चेंज कर देता है। कंपनी ये सोचता है कि अगर किसी को सिर्फ 10 रुपया भी लगाना है ना तो भी वो मेरे को अपना 10 रुपया दे पाए, उसको भी हम एक शेयर इशू कर पाए। बात समझ में आ रहा है। एंड हेंस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज केप्ट वेरी वेरी स्मॉल। से डिवाइड कर रहा है, कंपनी डिसाइड किया कि 1 शेयर इज इक्वल टू ₹10। इसको ही बोलते हैं, अपने बाद में जाके देखेंगे, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। ओके, तो मेरे को कौन फटाफट से कैलकुलेट करके यहां बोल रहा है कि अगर टोटल 500 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ का टोटल कैपिटल है और एक शेयर का दाम है 10 रुपीज, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स नीड टू बी सब्सक्राइब्ड। टोटल लोगों को, प्रोमोटर को, खुद को और बाकी दुनिया जनता को, सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट 500 करोड़ हो पाए। कौन बता रहा, फटाफट बताना नंबर ऑफ शेयर्स। वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट, काफी सारा आंसर आ गया मेरे पास, बट अभी भी कुछ लोग आंसर नहीं किए हैं। फटाफट से आंसर करो जो लोग अभी तक आंसर नहीं किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 50 करोड़। अरे 50 करोड़ शेयर्स इशू करेंगे तभी तो 500 करोड़ आएगा ना। अब समझो बात को, एक नेक्स्ट लेवल का बात कर रहे हैं। 50 करोड़ शेयर्स कंपनी इशू करेगा, बट जो 50 करोड़ शेयर्स इशू करेगा वो कोई जरूरी है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी 50 करोड़ हो? ऑब्वियसली नो। हो सकता है ना कोई एक अकेला शेयर होल्डर ही 10 लाख शेयर होल्ड करता है,
राइट। कोई एक अकेला शेयर होल्डर ही, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, ये मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 50 करोड़ शेयर है। वो 50 करोड़ शेयर में से 25 करोड़ शेयर तो 20 करोड़, मोर देन 20 करोड़ शेयर तो अकेला मुकेश अंबानी का है ना, या उसके फैमिली का। मुकेश अंबानी या उसका फैमिली मिलकर अकेला होल्ड कर रहा है ना मोर देन 30 करोड़ शेयर। 50 करोड़ शेयर में से 30 करोड़ शेयर उसी का है। तभी तो आप कनेक्ट करते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब मुकेश अंबानी। अरे मुकेश अंबानी डजंट मीन कि 50 करोड़ शेयर का पूरा 50 करोड़ उसका है, ऐसा थोड़ी ना है। 50 करोड़ शेयर्स में 50 करोड़ शेयर्स में से 30, 35, 40 करोड़ उसका है, मान लिया। तभी तो आप कनेक्ट करते हो रिलायंस और मुकेश अंबानी एक साथ। बट बाकी जो 10 करोड़ शेयर है वो भी तो लोगों के पास है, वो लोग भी तो उतना शेयर के लिए ओनर है, राइट। तो यहां पे आप देखो क्या बोल रहा है, शेयर इज वन यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, राइट। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी, अपने बात कर चुके हैं। ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स, राइट। आपको ये वाला इन द मैनर वगैरह इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको यहां तक पढ़ने का जरूरत है। शेयर ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है। उसके बाद शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स। ये वाला लाइन भी आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक हम लोग का सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है, जैसे कंपनीज एक्ट है, जैसे आप बाद में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, राइट। जैसे आप और भी कुछ कुछ एक्ट का पढ़ोगे, जब आप क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट। तो ये सब इतना सारा जो एक्ट है, उस बीच में एक एक्ट और है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो बताता है कि कब इसको सेल्स मानेंगे, कब क्या चीज को सेल्स नहीं मानेंगे, किसको सेल्स बोला जा सकता है, किसको सेल्स नहीं बोला जा सकता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया है कि शेयर्स जो इश्यू हो रहे हैं ना, वो भी एक तरह से सेल ऑफ शेयर है। जब हम, मेरे पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, हम किसी और को बेच रहे हैं ना, दैट इज सेल्स, दैट इज ऑल्सो सेल्स, मतलब इसको गुड्स मान लिया गया है, राइट। अपने उसका डेप्थ में नहीं जाएंगे, सर इसका मतलब आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्या, नहीं, वो डिपेंड करेगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा चीज देखेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन एक्ट जो है, लॉ है, जो कानून है, जो वो हम लोग को बोल दिया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से इवन सेल ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो सेल ऑफ गुड्स, राइट। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स under the sale of goods act. These can be bought, sold, hypothecated and bequeathed. Okay. Distinction between क्या होता है, जो शेयर्स इशू होता है, जो शेयर्स इशू होता है ना, कंपनी चाहे तो एक तो हुआ, पब्लिक को बोल देगा कि पब्लिक सुनो, तुमको ओनर बना देंगे कंपनी का, राइट। तुम मेरे को पैसा दो, तुमको ओनर बना देंगे, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। एक दूसरा टाइप ऑफ शेयर भी होता है, इस बात को थोड़ा अच्छे से सुनना, राइट। ये आज का लास्ट डिस्कशन है, सब कोई प्लीज फोकस। ओके, क्या होता है, एक कंपनी फॉर्म हो गया, मान लो कंपनी को क्या चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, राइट। ऐसे मान लो कि आई हैव स्टार्टेड द कंपनी, मेरा कंपनी है, राइट। तो मेरे को 500 करोड़ चाहिए, राइट। मेरे को पता है कि बिजनेस बहुत जबरदस्त चलने वाला है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, राइट। और अब हमको पब्लिक से पैसा चाहिए। अगर हम पब्लिक को बोलेगा पैसा दो, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा होगा, उस प्रॉफिट का हकदार कौन है, राइट। प्लीज मेरे साथ लॉजिकली सुनते चलना, कहीं पे डाउट होगा तो तुरंत पूछना। जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, 500 करोड़ मिल गया, उसके बाद बिजनेस हुआ, बिजनेस में जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का हकदार कौन है, उस प्रॉफिट का हकदार है, उस प्रॉफिट का हकदार है ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मालिक है वो लोग। कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। तो अगर इफ आई इशू 50 करोड़ शेयर, जैसे अपने यहां पे एग्जांपल लिया ना 50 करोड़ शेयर्स, अगर हम 50 करोड़ शेयर्स इशू करें, तो जो भी प्रॉफिट होगा
वो 50 करोड़ शेयर में डिवाइड होगा, 50 करोड़ शेयर्स में डिवाइड होगा। मान लो प्रॉफिट होता है 1000 करोड़, से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इज 1000 करोड़, तो पर शेयर प्रॉफिट इज ओनली 100 इफ यू आर एबल टू सी, सॉरी 100 बोल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ, से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेयर्स इफ इक्वल टू 50 करोड़, से प्रॉफिट 100 करोड़, राइट। प्रॉफिट कितना है 100 करोड़। अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50 करोड़ है, देन प्रॉफिट पर शेयर बताओ कितना हुआ, 100 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 50 करोड़ इक्वल टू ₹2 पर शेयर ओनली, राइट। एंड मान लो आई एम होल्डिंग 1 करोड़ शेयर, आई एम द प्रोमोटर, आई हैव स्टार्टेड द कंपनी, मेरे पास खुद का भी अच्छा खासा पैसा पड़ा था, आई हैव 1 करोड़ शेयर्स, राइट। तो इफ आई हैव 1 करोड़ शेयर्स, my share of profit is equal to 2 करोड़। ध्यान से दिख रहा है सबको? प्रॉफिट अगर 100 करोड़ होता है और नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ है, तो पर शेयर प्रॉफिट इज ओनली ₹2 पर शेयर। एंड इफ आई हैव 1 करोड़ शेयर्स, दैट मींस ये टोटल आउट ऑफ 100 करोड़, ठीक है ना, आउट ऑफ 100 करोड़। मेरे को बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा और प्रॉफिट होगा सुपर वाला। तो व्हाट आई वांट, ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है ना, ये कम लोगों में डिवाइड हो, ये बहुत ज्यादा लोगों में डिवाइड ना हो, कम लोगों में डिवाइड हो, राइट। बट चाहिए 500 करोड़। तो अब हम क्या करेगा, अब हम बोलेगा कि सुनो पब्लिक, राइट, कंपनी इज टॉकिंग टू पब्लिक, बोल रहा सुनो पब्लिक, मेरे को चाहिए 500 करोड़, राइट। बट उस 500 करोड़ में से तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, तुम लोग के पास दो ऑप्शन है। एक, तुम चाहो तो कंपनी का मालिक बन जाओ, दूसरा, तुम चाहो तो कंपनी का आधा मालिक बन जाओ, थोड़ा थोड़ा मालिक बन जाओ, पूरा पूरा मालिक मत बनो, राइट। सर ये क्या चक्कर हुआ, नहीं समझ में आया, सुनना। थोड़ा थोड़ा मालिक मतलब हम बोल रहे हैं पब्लिक को, सुनो पब्लिक, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, तुम अगर आज मेरे को लोन देता है या फिर किसी और को लोन देता है, तो तुमको क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अगर तुम मेरे को शेयर्स में अप्लाई करता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर तुमको मिलेगा, राइट। ऐसे सोचो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मान लो कि यू आर द इन्वेस्टर, आप एक इंडिविजुअल हो और आप कंपनी में पैसा लगाओ या ना लगाओ ये डिसीजन ले रहे हो, राइट। यू आर एन इंडिविजुअल टेकिंग डिसीजन कि कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, राइट। तो व्हाट यू डू इज, आप ये कंपेयर करते हो, आपके पास 1 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, ये 1 लाख रुपीस आप बहुत जगह लगा सकते हो, राइट। ऐसे सोचो, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया एज एन इंडिविजुअल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई एम एन इंडिविजुअल, राइट। तो इफ आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव 1 लाख रुपीज, तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर क्यों लें, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगा और मेरे को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, राइट। बट हम ऐसा भी तो सोच सकता था यार कि हम किसी को लोन दे दें, राइट, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लोन भी तो दे सकता था। या एक और ऑप्शन है कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर खरीद लेता, से फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर है उसमें, राइट। इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, गिव लोन, अर्न इंटरेस्ट 10%, इंटरेस्ट कितना 10%। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बाई इक्विटी शेयर्स, इक्विटी का मतलब अभी बताने वाले हैं, रुक जाना,
जो अभी अभी आप लोग शेयर का मतलब समझे हो ना, वही इक्विटी शेयर्स है भाई। इक्विटी शेयर्स अर्न रिटर्न्स, थर्ड ऑप्शन है, बहुत ध्यान से देखो, बाय प्रेफरेंस शेयर्स अर्न फिक्स्ड डिविडेंड at the rate of 20%, but only in case of profits. हम एक इंडिविजुअल है, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, अगर हम एकदम भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, हम बोला नहीं भैया मेरे पास तो 1 लाख रुपया है, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, मेरे को इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे को पूरा पूरा रिटर्न चाहिए मेरा, राइट। तो हम 1 लाख रुपया कहां लगाएगा, हम ऑप्शन 1 में लगा देगा, हम किसी को लोन दे देगा या बैंक में डिपॉजिट करा देगा और बोलेगा देखो मेरे को तो 10% मिल रहा है, 10% मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी, राइट। लेकिन मान लो आई एम एन इंडिविजुअल जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, आई एम सीइंग कि यार ये बहुत अच्छा कंपनी है, इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, इस कंपनी का जो रिटर्न आएगा ना वो ये 10-20% नहीं आएगा, वो 40% आएगा मेरे को लगता है, तो हम वो रिस्क लेगा। हम यहां पे एक्सपेक्टेड लिख दे रहे 40%, एक्सपेक्टेड 40%, राइट। लेकिन हो सकता है ना लॉस भी हो जाए, तो कुछ भी ना मिले। यहां पर रिस्क क्या है, ऑप्शन 2 में रिस्क क्या है, हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है कुछ भी प्रॉफिट ना हो सकता है कुछ भी ना मिले, हो सकता है जो पैसा लगाए वो डूब भी जाए, राइट। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है जानते हो, थर्ड ऑप्शन ये है कि हम प्रेफरेंस शेयर ले लें। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि हम रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, बट हम एकदम भी रिस्क नहीं ले सकते हैं ऐसा भी नहीं है। मतलब हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि कल को मेरा पैसा डूब ही जाए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि मेरा पूरा पैसा डूब जाए, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ, पर हम ये रिस्क ले सकते हैं किसी दिन हो सकता है कि मेरे को मेरा फिक्स्ड रिटर्न जो है ना वो ना भी मिले, हो सकता है ना मिले, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का फंडा क्या होता है, सुनो। प्रेफरेंस शेयर का फंडा ये होता है कंपनी, अब आई एम टॉकिंग इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। कंपनी बोल रहा है शेयर होल्डर को, सुनो शेयर होल्डर, सुनो शेयर होल्डर, तुम मेरे को पैसा दो। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगा ना, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगा ना तो तुमको 20% रिटर्न देगा। हाँ, पर अगर नहीं कमा पाया प्रॉफिट का, मान लो हो सकता है ना बिजनेस ही है यार, बिजनेस फेल हो सकता है, अगर नहीं कमा पाया तो तुम लोग को जिस साल में नुकसान होगा ना उस साल में चलो कोई डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन तुम लोग का पैसा नहीं डूबेगा। तुम लोग जो पैसा दिया है ना उसके बदले 20% डिविडेंड तुम लोग को पहले मिलेगा। 20% डिविडेंड तुम लोग को दे देने के बाद अगर कुछ बच जाएगा ना तो वो हम शेयर होल्डर्स लोग बांटेंगे। हम लोग इस 20% को अपना खर्चा मान लेंगे, राइट। तो एज अ शेयर होल्डर मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि देखो मेरे को 10% की जगह 20% मिलने का चांसेस है, और मेरा पैसा डूबने का चांसेस ना के बराबर है, नहीं डूबेगा, राइट। एक कंपनी के लिए क्या हुआ, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर लोग का पैसा आया, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड कब देगा, जब सारा खर्चा वर्चा बाद दे देने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को 20% डिविडेंड दे देगा। उसके बाद भी जो बच जाएगा ना उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट। अपने एग्जांपल में मान लो 100 करोड़ पैसा है, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू 100 करोड़। इस एग्जांपल को खाली एक बार समझ लेना, उसके बाद आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 करोड़ मान लेते हैं, इसमें से हम लोग को लेस करना पड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, मान लेते हैं 50 करोड़। 50 करोड़ का मतलब 250 करोड़, 250 करोड़ हम लोग को मिला हुआ था प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, 250 करोड़ मिला हुआ था,
प्रॉफिट कितना बच गया? 50 करोड़। ध्यान से सुनना, 20% ऑफ 250 करोड़, राइट। अभी हम यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। टोटल कंपनी को 500 करोड़ चाहिए था, 500 करोड़ में से 250 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया और 250 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू कर दिया। 250 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, 250 करोड़ का इक्विटी शेयर इशू कर दिया, राइट। अब प्रॉफिट जो बचा 50 करोड़, यहां पे एक काम करते हैं, अपने एग्जांपल में ना इसको 200 करोड़ कर लेते हैं। 200 करोड़ अगर कर लेंगे ना, तो ये प्रॉफिट पर शेयर आ जाएगा 4 रुपीज 4 पर शेयर। और टोटल प्रॉफिट हो गया 4 करोड़ मेरा, ठीक है। इसको 200 करोड़ अगर मान लें तो ये बचा कितना? 150 करोड़ बचा, राइट। प्रॉफिट बचा कितना? 150 करोड़। अब ये 150 करोड़ जो प्रॉफिट बचा वो बटेगा कितने शेयर होल्डर में? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ये जो शेयर होल्डर बात कर रहे हैं ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अब कितने बचे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अब 50 करोड़ नहीं होगा, बिकॉज उसमें से 25 करोड़ तो साइड हो गया ना, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया जिसमें वो लोग को फिक्स डिविडेंड दे दिए 50 करोड़ का। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गया खाली 25 करोड़। देयरफॉर प्रॉफिट पर शेयर बताओ कितना हुआ? प्रॉफिट पर शेयर बताना, 150 डिवाइड बाई 25 इज ₹6 पर शेयर, राइट। जहां ₹4 पर शेयर हो रहा था वो ₹6 पर शेयर हो गया। एंड अगर मेरे पास 1 करोड़ शेयर है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट ऑन 1 करोड़ शेयर, 6 करोड़, राइट। जो प्रॉफिट पहले 4 करोड़ हो रहा था सिर्फ, वो अब 6 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा ये चार्ट मेसी बन गया, बट आई होप आप लोग को बात समझ में आया। यहां पर अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, तो आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो। अपने इस डिस्कशन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज के क्लास से कोई भी डाउट है, एनीवन प्लीज आस्क। एक बार सबको प्लीज कंफर्म कर देना, एक बार रिप्लाई कर देना कि हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ये वाला मटेरियल आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। ये वाला मटेरियल आप लोग को जहां तक आपने पढ़ चुके हैं ना, वो एक रीडिंग आप लोग को देना है इस पॉइंट तक, राइट। यहां तक आप लोग को अपने आप एक अच्छा से गुड रीडिंग देना है। नेक्स्ट क्लास में जब अपने स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स अपने इस जो आज का जो डिस्कशन है उसके ऊपर क्विज करेंगे और उसके बाद अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय।